सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका यानी कि रोल ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे कि हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग की मॉनिटरिंग कैसे होती है, हम लोग के कार्यों का विवरण कैसे देखा जाता है कि हम लोग अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक तंत्र बनाया गया है। तो इसको हम बहुत ही आसान सी भाषा में आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और ये आपके चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वीडियो है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का आखिरी वीडियो है। इसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा चैप्टर नंबर 3 का। आप उस टेस्ट को सॉल्व करिएगा और आप देखिएगा कि आपने चैप्टर नंबर 3 को कितने अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों, इसके बाद केवल 2 चैप्टर बचेंगे और आपका ये पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा। और वो 2 चैप्टर जो हैं बचे हुए वो बहुत इजी हैं, बहुत आसानी से आप लोग उनको भी पढ़ लेंगे। और ये जो पूरा आपका सेकंड पेपर है इस तरीके से जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। जितना अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो जाएंगे और हमारे डीएलएड के भाई बहन इन वीडियोस को पढ़ करके अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी को भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, तो रोल ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे। हम जिस भी जिले में रह रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले में रह रहे हैं, आप चाहे गोरखपुर के रहने वाले हो, चाहे महाराजगंज के रहने वाले हो, चाहे बस्ती के रहने वाले हो, चाहे सिद्धार्थनगर के रहने वाले हो, लखनऊ के रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, आप अपने जिले के बारे में बस सोच लीजिए। ठीक है, अपने जिले में हम चूंकि शिक्षा से रिलेटेड हैं, हम सब एक शिक्षक हैं, इसीलिए हम अपने ही विभाग की बात करेंगे, यानी कि शिक्षक विभाग की बात करेंगे। दोस्तों, शिक्षा विभाग में सबसे पहले हम अपने जिले की बात करेंगे। ये मान लीजिए हमारे जिले का नक्शा है, तो इस जिले में जो सबसे बड़ा मेन अधिकारी होगा, जिले में जो सबसे बड़ा मेन अधिकारी होगा शिक्षा तंत्र में, वो होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे हम कहते हैं बीएसए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो ये जो आपका पूरा जिला है, इस जिले में एक बीएसए होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो पूरा जिला होता है इसमें एक अधिकारी हो गया, बीएसए हो गया, लेकिन इस पूरे जिले को अलग अलग विकास खंडों में बांट दिया गया है, अलग अलग विकास खंडों में बांट दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, ढेर सारे विकास खंड बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बस्ती जिले की बात करें तो अलग अलग विकास खंड है। बनकटी ब्लॉक, जिसे हम ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, इस विकास खंड को ही हम ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि विकास खंड बनकटी या ब्लॉक बनकटी। इसके अलावा बस्ती सदर, इसके अलावा साहू घाट, विक्रमजोत, कप्तानगंज, अलग अलग ब्लॉकों में इसको डिवाइड किया गया। रामनगर ब्लॉक। तो ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे ब्लॉक हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ब्लॉक आप देख रहे हैं, जितना बड़ा जिला होगा उतने ही अधिक विकास खंड उस जिले में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 15 मिलेंगे बस्ती में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक खाका समझा रही हूँ। आपको समझना है कि ये जो बीएसए है यह शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एक जिले में, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं हम बीएसए को। इसके बाद अब ये जो छोटे छोटे विकास खंड दिख रहे हैं जिन्हें हम ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, इन ब्लॉकों में होगा खंड शिक्षा अधिकारी। कौन होगा? खंड शिक्षा अधिकारी। और ये कहाँ पर बैठते हैं? जैसे बीएसए का कार्यालय तो जिले के मुख्यालय पर होगा, यानी कि जिले में होगा, जिले का जो सेंटर होगा या जो जिले का जो शहर होगा उसमें होगा बीएसए का कार्यालय। ठीक है, लेकिन जो ये खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी या इन खंड जो विकास खंड बनाए गए हैं, इन विकास खंडों में जितने भी विद्यालय हैं, अलग अलग विकास खंडों में, ये उन विकास खंड के विद्यालयों के ये अधिकारी होते हैं। कौन? खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, तो ये विकास खंडों में अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक जिले में एक बीएसए होता है और उस जिले में ढेर सारे विकास खंडों में या ब्लॉकों में स्कूलों को डिवाइड कर दिया गया होता है कि इतने स्कूल, 150 स्कूल एक विकास खंड में आएंगे, 150 स्कूल एक विकास खंड में आएंगे। इस तरीके से इतने इतने स्कूलों की जिम्मेदारी एक एक विकास खंड को दी गई है। भाई ये जो 150 स्कूल हैं ये एक खंड शिक्षा अधिकारी को दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 150 स्कूल और दूसरे खंड शिक्षा अधिकारी को दिए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई खंड शिक्षा अधिकारी बनकटी ब्लॉक का है तो वह बनकटी ब्लॉक में आने वाले सभी 150 स्कूलों की मॉनिटरिंग करेगा वो। ठीक है,
वह जा करके वहां पे निरीक्षण करेगा, वहां पर देखेगा कि सभी काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो जिला है, पहले तो जिले में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी होता है, सिर्फ एक पोस्ट होता है। और जो जिले में जितने भी स्कूल होते हैं वो अलग अलग विकास खंडों में बटे हुए होते हैं, और हर एक विकास खंड या हर एक ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी थी। अब दोस्तों इसके बाद देखिए, अब ये 150 स्कूल जो हो गए, 101 एक विकास खंड में 150 स्कूल हो गए। अब ये जो 150 स्कूल होंगे ये भी छोटे छोटे न्याय पंचायतों में बटे होते हैं, जिसमें 18 से 20 स्कूल होते हैं। एक एक न्याय पंचायत, छोटा छोटा न्याय पंचायत होता है इनमें, और उसमें संकुल होते हैं। तो ये सब चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको ये समझनी है कि हमारे स्कूलों की मॉनिटरिंग कैसे होती है। तो उसमें आपको ये बात समझ में आ गई कि जिले में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है शिक्षा का, वो होता है बीएसए यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और इसके बाद आते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। और दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी, ये जो हर ब्लॉक आप देख रहे हो ना, अलग अलग ब्लॉकों में ये जो डिवाइड है, ये पूरा जिला, ये हर एक ब्लॉक में जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं ये बैठते कहाँ हैं? ब्लॉक संसाधन केंद्र पर। यानी कि हर एक विकास खंड में बीआरसी बनाया गया है, ब्लॉक संसाधन केंद्र कार्यालय बनाया गया है, वहां पर ये खंड शिक्षा अधिकारी बैठते हैं और वहीं से ये अपना काम करते हैं, और ये जा करके स्कूलों में भी जमीनी स्तर पर भी काम देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं अब पर्यवेक्षण की भूमिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक की भूमिका। तो रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर बीआरसी, शिक्षकों की क्षमता वृद्धि का क्षेत्र। जो ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है मॉनिटरिंग में? देखिए, जो ब्लॉक से जो भी समन्वयक बनाए जाते हैं वह क्या क्या काम करते हैं आपको पता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र में अभी मैंने आपको बताया है बीआरसी पर कौन बैठता है, बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारी बैठता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि के लिए क्या क्या होता है? शैक्षिक नवाचार कराया जाता है, विद्यालय भ्रमण के समय आदर्श पाठ का प्रदर्शन किया जाता है, विद्यालय की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण के उपाय ढूंढे जाते हैं, वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर बनाया जाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, निर्माण व प्रदर्शन किया जाता है, बच्चों हेतु विषय आधारित क्विज, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, सुलेख, वर्तनी, चित्रकला, शिल्प प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम विद्यालय व ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लॉक संसाधन केंद्र की भूमिका होती है वो होती क्या है? विद्यालय में जो बच्चों की कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करना, शिक्षा में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, टीएलएम का प्रयोग, टीएलएम का निर्माण कराना, बताना, और इसके लिए बराबर बीआरसी पर ट्रेनिंग होती है। और बच्चों के लिए ढेर सारी प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, जिसमें मुख्य रूप से सुलेख प्रतियोगिता होती है, चित्रकला, पेंटिंग कंपटीशन बहुत होता है, सुलेख और वर्तनी, इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता भी होता है। और ये मुख्य प्रतियोगिताएं हैं, यहाँ पर इनको आप जरूर याद रखिएगा, जो कि बीआरसी की तरफ से या ब्लॉक संसाधन केंद्र की तरफ से कराए जाते हैं। इसके बाद देखिए जन सहभागी आधारित कार्यक्रम भी होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है? देखिए, ग्राम शिक्षा योजना बनाना, इसके अंतर ग्राम शिक्षा की योजना बनाई जाती है, और बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों ये जो अभियान है ये भी ब्लॉक संसाधन केंद्र के माध्यम से ही चलाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, उपयोगी संस्थाओं का समन्वय, स्वास्थ्य विभाग से संपर्क स्थापित करना, बाल विकास विभाग से संपर्क स्थापित करना। तो इनके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाती है ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक के माध्यम से। अब दोस्तों इसके बाद देखिए न्याय पंचायत संसाधन के प्रभारी की भूमिका। अभी मैंने आपको बताया है कि एक जिले में अगर ढेर सारे ब्लॉक हैं, अलग अलग ब्लॉक या अलग अलग विकास खंड के नाम से भी उनको हम जानते हैं, ये पूरा जिला हो गया, इस जिले में ढेर सारे विकास खंड हो गए, कहीं कहीं 15 है, कहीं कहीं 20 है, अलग अलग, जैसे जितना बड़ा जिला है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें उतने विकास खंड मिलेंगे। ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो एक जिले में ढेर सारे विकास खंड या ढेर सारे ब्लॉक हो गए, और इन ब्लॉकों में ब्लॉक संसाधन केंद्र में कौन बैठता है? खंड शिक्षा अधिकारी, क्योंकि इन्हें हम विकास खंड के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसके अधिकारी को हम खंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं। और
इसे हम जहां पर ये बैठते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस कार्यालय को ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी कहते हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो दोस्तों अब देखिए ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे विकास खंड है, इसमें 150 स्कूल 150 स्कूल इस तरीके से डिवाइड किया था। किसी किसी में 160 170 भी हो जाते हैं स्कूल, ऐसा नहीं कि बस 150 स्कूल ही रहेंगे किसी एक विकास खंड में। तो यहाँ पर देखिए अब ये विकास खंड में अगर 150 स्कूल है, मैंने अभी आपको बताया एक विकास खंड में मान लीजिए बनकटी ब्लॉक या बनकटी विकास खंड में 150 स्कूल हैं, तो इन 150 स्कूलों में भी अलग अलग न्याय पंचायत होगा, अलग अलग न्याय पंचायत, जिसमें से 15 से 20 स्कूल, एक न्याय पंचायत में 15 स्कूल, मान लीजिए 15-15 स्कूलों में यह डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर 15-15 स्कूलों में डिवाइड किया गया तो इसमें कितने न्याय पंचायत हो गए, इसमें 10 न्याय पंचायत हो गए 150 स्कूल में। ठीक है, तो इस तरीके से 150 विद्यालय अगर हैं एक विकास खंड में तो कितने न्याय पंचायत हो गए, 10 न्याय पंचायत हो गए। कितने न्याय पंचायत हो गए, 10 न्याय पंचायत हो गए, और उन न्याय पंचायतों का भी अलग अलग नाम होगा। तो यहाँ पर देखिए जो न्याय पंचायत के प्रभारी होते हैं, जिन्हें हम संकुल के नाम से जानते हैं, संकुल क्या करने आते हैं विद्यालय में, तो ये जो 15 स्कूल हैं, इन 15 स्कूलों पर बच्चों का जूता मोजा पहुंचा है कि नहीं, बच्चों के लिए जो किताबें आई हैं वो सभी विद्यालयों पर पहुंची हैं या नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, टीचर्स का हर महीने का वेतन बिल लेना, तो ये सभी काम संकुल के माध्यम से होता है। तो देखिए अब न्याय पंचायत संसाधन के प्रभारी की भूमिका क्या होती है। रोल ऑफ हेड ऑफ न्याय पंचायत रिसोर्सेज सेंटर, अपने खंड स्तर के तथा न्याय पंचायत स्तर के संकुल प्रभारी की निम्नवत भूमिका होती है। तो संकुल प्रभारी ये जो 15-15 में डिवाइड किया जाता है, इसी 15-15 का जो देखभाल करते हैं इन 15-15 स्कूलों का, उन्हें हम कहते हैं संकुल। किसके नाम से जानते हैं, संकुल के नाम से जानते हैं। तो देखिए अपने क्षेत्र के विद्यालयों के भवन एवं भूमि का विवरण रखते हैं ये, कि भवन और भूमि, एक स्कूल कितनी भूमि में बना हुआ है, उसमें कितना भूमि जिस पर किचन गार्डन बना हुआ है, कितना बच्चों के खेलने के लिए है, इन सभी के बारे में उनको पता होता है। इसके अलावा देखिए अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों की मूलभूत आंकड़े, जैसे कि कक्षावार, नामांकन, विद्यालयवार, शिक्षकों शिक्षा मित्रों का विवरण रखते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या करते हैं, विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था करना तथा बच्चों के मूल्यांकन का विवरण रखना। तो ये जो संकुल होते हैं, ये जो 15-15 विद्यालयों पर एक बनाए जाते हैं, ये जो संकुल होते हैं ये क्या करते हैं, ये जब परीक्षा होती है सभी विद्यालयों पर कॉपी पहुंचाना, सभी विद्यालयों पर प्रश्न पत्र पहुंचाना, और सभी विद्यालयों से उनको फिर सबमिट भी करना अपने पास। तो इस तरीके से ये जो इनका काम होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं संकुल प्रभारी। तो इनको भी आप याद रखिएगा। ये जो पूरा एक ढांचा है ये बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो किस तरीके से देखिए, सबसे ऊपर कौन है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए, उसके नीचे कौन है, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी को हम बीईओ भी कहते हैं। अब इसके बाद कौन आता है, संकुल, ये पूरे जिले का होता है, ये ब्लॉक का होता है, या खंड शिक्षा या फिर कह सकते हैं विकास खंड का होता है, ब्लॉक हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये न्याय पंचायत पर होता है, न्याय पंचायत स्तर पर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ऊपर बीएसए, फिर उसके नीचे बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, और फिर उसके बाद संकुल। अब इसके बाद देखिए खंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होती है, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रोल ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं पहले इनको हम उप विद्यालय निरीक्षक के नाम से, सब डिप्टी ऑफिसर के नाम से या एसडीआई के नाम से जानते थे। अभी भी हम मेनली एसडीआई ही बोलते हैं, हम लोग के अभी भी हम लोग के मुख से मेनली आप एसडीआई ही सुनेंगे आम बोलचाल में, क्योंकि हम लोगों के जुबान पर वही रट चुका है। तो बीईओ बहुत कम ही सुनेंगे, लेकिन पहले ये नाम था सब डिप्टी ऑफिसर, एसडीआई ये पहले था। लेकिन अब देखिए 1996 में इस पद को समाप्त कर दिया गया और 10 मई 1996 को इसका नाम सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कर दिया गया। अब इसे खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। तो कब चेंज किया गया, डिप्टी साहब, ये जो पद था डिप्टी साहब का, यह 1996 में समाप्त कर दिया गया। अगर एग्जाम में पूछता है डिप्टी साहब का पद कब समाप्त किया गया, 1996 में समाप्त किया गया। और
10 मई 1996 को इसका नाम सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी रखा गया और अब इसे खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी आपको अब यही याद रखना है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि अब इसे हम बीईओ के नाम से जानते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की अब परीक्षाएं भी होती हैं, इसके लिए वैकेंसी आती है और इसमें लोग अब सिलेक्शन भी ले रहे हैं, अलग से इसका एग्जाम होता है। तो अब खंड शिक्षा अधिकारी आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम इसे उप विद्यालय निरीक्षक कहते थे, लेकिन 1996 में पद समाप्त करके इसे सहायक विशेष शिक्षा अधिकारी कर दिया गया। लेकिन अब वर्तमान समय में हम इसको जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से। अब देखिए ये लोग करते क्या है, अभी मैंने आपको समझाया है कि जो पूरा जिला होता है वो ब्लॉक में बटा होता है और ये पूरा एक ब्लॉक इनके अंडर में होता है। किसके अंडर में? ये जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीईओ हैं, इन्हीं के अंडर में पूरा एक ब्लॉक होता है। ये पूरे एक ब्लॉक के अकेले मालिक होते हैं। ढेर सारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आपको मिलेंगे एक जिले में, जो अलग अलग ब्लॉक में अधिकारी होंगे अपने अपने ब्लॉक के। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बस्ती जिले की बात करें तो बनकटी ब्लॉक का कोई दूसरा बीईओ होगा, साउंड घाट का कोई और होगा, बस्ती सदर ब्लॉक का कोई और होगा, इसके अलावा विक्रमजोत का कोई और बीई होगा, कप्तानगंज का कोई और बीई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने ब्लॉक को संभालते हैं। और सबसे मेन कौन होता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो पूरे जिले के विद्यालयों को देखता है। इसी बीएसए के अंडर में ये सभी बीईओ काम करते हैं, याद रखिएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में ही ये सारे बीईओ लोग काम करते हैं। तो अब चलिए हम देख लेते हैं। अब ये जो आप मान लीजिए जब आपकी जॉब लगेगी तो आपके जिले में अगर लगती है तो आपकी जिस भी जिले में आपके जिले में जब जॉब लगेगी आपकी, तो किसी ना किसी विकास खंड में यानी कि किसी ना किसी ब्लॉक में ही लगेगी। इस तरीके के ब्लॉक होंगे तो उसमें आपके ऊपर कौन होगा? खंड शिक्षा अधिकारी होगा, जो आपके ब्लॉक का क्या होगा? अधिकारी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है खंड शिक्षा अधिकारियों का? तो देखिए, परिषदीय अध्यापक अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों के वार्षिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तावित करना, स्वीकृति के पश्चात क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण हेतु आदेश निर्गत करना एवं कार्यान्वित करना। तो ये जो बीईओ होते हैं ना, ये इनका संबंध शिक्षकों से बिल्कुल होता है, करीब से होता है। तो ये सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का जिनको भी ट्रांसफर लेना होता है, वे अपना आवेदन ला करके बीईओ को देते हैं, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी को देते हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी इसे बीएसए के पास लेकर के जाता है। और जब उनसे स्वीकृति हो जाती है तब यह क्या करते हैं? तब यह उस आदेश को निर्गत करते हैं। कौन? खंड शिक्षा अधिकारी। यानी कि मेन पावर किसके पास है? बीएसए के पास ही है। याद रखिएगा आप लोग, यह कोई भी चीज ले जा करके देंगे बीएसए को, और बीएसए ही उस काम को करना है या नहीं करना है, यह बीएसए ही डिसाइड करेगा। उस जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही डिसाइड करेगा। अब इसके बाद देखिए इनका और क्या काम होता है। क्षेत्र के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं। वेतन आदि, यदि यहाँ पर दोस्तों रोकना है होगा, अगर किसी का वेतन रोकना है, ठीक है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, अगर किसी का वेतन रोकना है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अंतिम कार्रवाई करते हैं। यानी कि अगर ये स्कूल में गए या कुछ भी कमी पाए या कोई शिक्षक अनुपस्थित था बिना बताए, तो ये उसका वेतन रोकते हैं, लेकिन उसके लिए भी इनको बीएसए से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तभी ये उस पर कार्रवाई कर पाते हैं। मेनली बीएसए लोग मना नहीं करते हैं, अगर कोई उपस्थित नहीं रहा किसी कारणवश, अगर उसने कोई सूचना बिना दिए अनुपस्थित है या उन्होंने छुट्टी नहीं ली है, तो ऐसी स्थिति में यह रोक देते हैं। ठीक है, सैलरी। अब इसके बाद देखिए, शिक्षक शिक्षिकाओं के चयन, वेतनमान, प्रोन्नति एवं वेतनमान प्रस्ताव जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के एवं लेखा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। तो ये जो जिला जितने भी शिक्षक होते हैं इनके अंडर में, इनके ब्लॉक में, इन सभी के चयन, वेतनमान, प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन एवं वेतनमान प्रस्ताव को यह जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के पास भेजते हैं। लेकिन पहले इनको खुद उस पर साइन करना होता है, और ये साइन करने के बाद फिर बीएसए के पास भेजते हैं। तभी चयन, वेतनमान या जो प्रमोशन होता है वो तभी होता है शिक्षकों का। इसके बाद देखिए, विकास खंड क्षेत्र पंचायत के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन के बिल तैयार करके लेखाधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत करना एवं पेंशन का विवरण सुनिश्चित करना। इसको आप लोग अच्छे से समझिए कि जो
टीचर्स होते हैं जो रिटायर होते हैं, उनको उनकी पेंशन, अगर कोई टीचर है वह एक्सपायर हो गए हैं या तो उनकी वाइफ को उनकी आधी पेंशन मिले, इसके लिए भी साइन कराना होता है किनका, बीईओ का यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का। और फिर ये साइन करके बिल बना करके फिर ये कहाँ प्रेषित करते हैं, लेखा अधिकारी के कार्यालय में, जो कि बीएसए कार्यालय पर ही होते हैं लेखा अधिकारी। ठीक है, तो ये देखा जाए तो बीएसए कार्यालय पर ही यह पहुंचता है। पारिवारिक पेंशन, तो ये सभी बिल तैयार करके विकास खंड स्तर से कहाँ आता है, लेखा अधिकारी या जिला अधिकारी कार्यालय पर, और लेखा अधिकारी के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा एसडीआई, डिप्टी साहब, जिन्हें अब हम खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं। अब इसके बाद हम जिला समन्वयक की भूमिका क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, देखिए डीपीईपी व सर्व शिक्षा अभियान या अन्य शैक्षिक परियोजना वाले जनपदों में शिक्षा की गुणवत्ता व सर्वसुलभता हेतु प्रत्येक जनपद में जिला समन्वयक का पद सृजित किए गए हैं, या जिला समन्वयक के पद सृजित किए गए हैं। देखिए जिला समन्वयक की भूमिका क्या होती है, और ये डीपीईपी क्या होता है, डीपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, पिछले सेमेस्टर्स में ही आप पढ़ते आ रहे हो। तो ये जिला समन्वयक क्या होते हैं, प्रशिक्षण देने वाले अलग होते हैं, बालिका शिक्षा के लिए अलग होते हैं, इसके अलावा समावेशी शिक्षा के लिए अलग से समन्वयक होते हैं, नवाचार के लिए अलग से होते हैं। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न अकादमिक व सामुदायिक प्रशिक्षण के संचालन में विशेषज्ञ शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में यह काम करते हैं। ये लोग जो टीचर्स को प्रशिक्षण देना होता है, हर एक ब्लॉक में ट्रेनिंग होती है शिक्षकों की। अभी आपने विकास खंड देखा है ना, जहां पर बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी जहां पर बैठते हैं बीआरसी पर, उसी बीआरसी पर शिक्षकों की ट्रेनिंग भी होती है। तो वहीं पर आना रहता है ट्रेनिंग के लिए सभी शिक्षकों को। इन सब के बारे में आप जानिए, जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप भी बीआरसी पर ही ट्रेनिंग करने जाएंगे, क्योंकि सारी ट्रेनिंग बीआरसी पर ही होती है, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर ही होती है। इसके बाद देखिए जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, अक्षम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करते हैं। जो जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के बनाए जाते हैं, यह क्या करते हैं, बच्चों को, ऐसे बच्चे जो अक्षम होते हैं, जो विकलांग होते हैं, इन सभी बच्चों को सुविधाएं प्रदान करते हैं पढ़ने के लिए। इसके बाद देखिए जिला समन्वयक बालिका शिक्षा के लिए भी बनाए जाते हैं अलग से। तो बालिकाओं की शिक्षा की देखरेख व प्रचार प्रसार हेतु यह कार्य करते हैं। इसके बाद चौथा है जिला समन्वयक वैकल्पिक एवं नवाचार। तो वैकल्पिक व शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारी कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करने व संचालन करने के संबंध में यह कार्य करते हैं। तो यह भी क्या करते हैं, अलग अलग चीजें, जो नई नई चीजें आ रही हैं बेसिक में, उनका अलग से यह क्या करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। यानी कि शिक्षकों का, इसमें भी अगर देखा जाए तो शिक्षकों का विकास करना, या यह कह सकते हैं कि शिक्षकों के ज्ञान में और वृद्धि करने की कोशिश की जाती है, और इसके लिए नवाचारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं टीचर्स के लिए। और इसकी व्यवस्था कौन करते हैं, जिला समन्वयक वैकल्पिक एवं नवाचार। इसके बाद देखिए जिला समन्वयक बनाए जाते हैं सामुदायिक शिक्षा के लिए। सामुदायिक शिक्षा का मतलब समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति तथा अन्य लोगों को शिक्षा से जोड़ना, उनका सहयोग लेना, जिला समन्वयक के दायित्व में सम्मिलित होते हैं। तो शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक करना, केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से अन्य लोगों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करना, ये जिला समन्वयक सामुदायिक शिक्षा का कार्य होता है। अब इसके बाद दोस्तों है एक पद है डायट मेंटर का। डायट में सभी जिले में डायट होता है। डायट के बारे में आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। खासकर डायट में आपको पता है डायट प्राचार्य होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डायट मेंटर होते हैं, हर एक ब्लॉक में आपको डायट मेंटर मिलेंगे। तो आपको समझ में तो आ ही गया है, एक जिला होता है, जिले में अलग अलग ब्लॉक होते हैं। तो इन अलग अलग ब्लॉकों में एक एक ब्लॉक एक एक समन्वयक को मिलता है। तो डायट मेंटर को एक पूरा एक ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट के प्रवक्ता को ब्लॉक वार मेंटर बनाया जाता है। एक या एक से अधिक ब्लॉकों का कार्यभार उसे सौंपा जाता है। तो एक या दो ब्लॉकों का भी कार्यभार उनको सौंपा जा सकता है, मेनली एक का ही मिलता है। तो डायट मेंटर की भूमिका क्या होती है, किस लिए बनाए जाते हैं, तो देखिए बीआरसी की मासिक बैठकों में यह प्रतिभाग करते हैं।
जो बीआरसी पर मासिक बैठक होती है उस पर ये क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं। बीआरसी पर कौन बैठता है, खंड शिक्षा अधिकारी बैठता है। बीआरसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो बीआरसी कार्यालय पर जो भी बैठक होती है उसमें यह प्रतिभाग करते हैं। आवंटित क्षेत्र के विद्यालयों, ब्लॉक संसाधन केंद्रों व संकुल क्षेत्रों का प्रति सप्ताह भ्रमण करते हैं। यानी कि जो भी ब्लॉक इनको मिला है उस ब्लॉक के बीआरसी पर जाकर भ्रमण करते हैं, और यह संकुल क्षेत्र में ही भी जाते हैं, यानी कि विद्यालयों पर भी जाते हैं हर सप्ताह। और इसके बाद देखिए, शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण, क्षमता संवर्धन के कार्यक्रमों को कक्षा में व्यवहारित करना। यानी कि जो शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलती है, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग, प्रेरणा लक्ष्य की ट्रेनिंग, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ग्रेडेड लर्निंग की ट्रेनिंग, लर्निंग आउटकम ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग टीचर लेते हैं उसको जा करके वह कक्षा में कितनी अच्छी तरीके से वह उन बच्चों को पढ़ा पाते हैं, जो ट्रेनिंग में उन्होंने सीखा होता है, वह उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, क्या वह सही तरीके से टीचर उस ज्ञान को व्यवहार में ला पा रहे हैं कक्षा में, इसकी जांच करते हैं ये डाइट मेंटर। और क्या करते हैं, प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन करते हैं। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के कार्यों के तरीकों की समीक्षा करते हैं। इसके बाद और क्या करते हैं, बच्चों तथा शिक्षकों की सहायता करते हैं। फिर बच्चों के संप्राप्ति स्तर का परीक्षण करते हैं एवं उनके सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से सुझाव देते हैं। अब इसके बाद आता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। शिक्षा का ऑलरेडी आपको पता तो चल ही गया है, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है शुरुआत में ही। तो जिला, देखिए विद्यालय प्रबंधन तंत्र में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यही जिले का प्रमुख शिक्षा अधिकारी होता है एवं जिला स्तर पर इसका कार्यालय होता है, जिला स्तर पर होता है, जिला मुख्यालय पर इसका कार्यालय होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में जिले के सारे विद्यालय आते हैं। ये अभी आपने देखा ना कि ये जो हेड होता है कौन, बीएसए हेड होता है, और ये जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं सब इसके अंडर में काम करते हैं। तो पूरे जिले के जितने भी विद्यालय हैं सब बीएसए के अंडर में आते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालय की प्रबंधकीय व्यवस्था होती है, और किसके माध्यम से, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। प्रबंध तंत्र में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की भूमिका किस प्रकार से होती है, देखिए जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है समय समय पर जिले के विद्यालयों का निरीक्षण करना एवं उनके विकास हेतु सुझाव देना। तो सभी विद्यालयों का दौरा करना, सभी विद्यालयों पर देखना कि काम हो रहे हैं कि नहीं, सही से सारी योजनाएं सही से चलाई जा रही हैं कि नहीं चलाई जा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता क्या है, इन सभी का यह जमीनी स्तर पर जाकर के खुद निरीक्षण करते हैं विद्यालयों का। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए द्वारा विद्यालय के भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की पर्याप्तता का आंकलन किया जाता है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के किसी भी विद्यालय में रिक्त पदों का विवरण लिया जाता है एवं रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण लाइन है, ये आप लोग समझिए कि प्रत्येक जिले में जो जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी होते हैं, यही जब शासन से कोई प्रस्ताव मांगा जाता है कि किसी जिले में कितने पद रिक्त हैं, टीचर्स के कितने पद रिक्त हैं, तो शासन को प्रस्ताव कौन भेजता है, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अपने जिले का डाटा भेजता है शासन स्तर पर या राज्य स्तर पर कि हमारे जिले में इतने टीचर्स की जगह खाली है, इतने टीचरों की हमें जरूरत है। अब देखिए, जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों की जांच की जाती है। तो जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के अंडर में कौन आते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ आते हैं। इनके भी कार्यों की यह जांच करते हैं कि यह सही से अपने काम को कर रहे हैं कि नहीं, जो सूचना हम भेज रहे हैं उसको ये विद्यालयों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। तो बीईओ आते हैं, संकुल आते हैं, फिर सारे टीचर आते हैं। तो यह सभी के कार्यों की समीक्षा करते हैं कौन, बीएसए। अब इसके बाद देखिए, अन्य कुछ अधिकारी होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है। तो जिला अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी जो शिक्षा से अलग विभाग हैं, वह भी पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। तो जिला अधिकारी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अक्सर जिला अधिकारी लोग भी स्कूलों की चेकिंग पर पहुंचे रहते हैं। तो देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति का अध्यक्ष जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रबंधन हेतु समस्त कार्यों का निर्देशन अनुश्रवण करता है। जिलाधिकारी स्वयं या अपने नामित अधिकारी, प्रायः मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से
शिक्षा का प्रबंध करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जिलाधिकारी खुद भी जाकर के विद्यालयों का चेकिंग कर सकते हैं या अपने द्वारा नामित अधिकारी को भी भेज करके विद्यालयों की चेकिंग करवा सकते हैं। और विद्यालयों में देख सकते हैं कि सारी सुविधाएं है कि नहीं, खासकर इस समय जैसे कि ऑपरेशन कायाकल्प बहुत तेजी से चल रहा है और इसमें इसकी जांच प्रायः जिलाधिकारी के माध्यम से भी कराई जा रही है और उनके द्वारा नामित अधिकारियों के माध्यम से भी। जिलाधिकारी प्रायः जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं और भी अलग-अलग विभाग के अधिकारी होते हैं, उनको प्रायः लगाते हैं इन कामों में। इसके बाद देखिए डाइट के प्राचार्य की क्या भूमिका होती है। विषय शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन तथा अन्य सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नवाचारों का प्रबंध करते हैं ये। इसके बाद देखिए परियोजना निदेशक भी होते हैं या भवन निर्माण में प्रबंधन और अन्य सहयोग करते हैं। जिला विकास अधिकारी का क्या काम होता है, विद्यालय विकास, पेयजल की व्यवस्था करना। इसके बाद है जिला समाज कल्याण अधिकारी, ये क्या करते हैं, छात्रवृत्ति का प्रबंध करते हैं। शिक्षण शुल्क से जुड़े कुछ मामलों को यह देखते हैं। तो जिला समाज कल्याण अधिकारी जो होते हैं यह छात्रवृत्ति का प्रबंधन करते हैं और यही जिला समाज कल्याण अधिकारी यही आप लोगों के जिले में भी हर एक जिले में इनका कार्यालय होता है और इसी के माध्यम से आप लोग भी बराबर अपने छात्रवृत्ति का पता लगाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने आज पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज आपका ये तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। आप लोग प्लीज ऐप पर जा करके टेस्ट दीजिए। ऐप पर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ भी मिलेगी, सभी वीडियोस आपको वहां पर भी मिलेंगी जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, यही वीडियोस आपको वहां पर भी मिलेंगी, लेकिन वहां पर कोई भी ऐड कोई भी प्रचार नहीं आएगा बीच में। ऐप में आपको बिना डिस्टरबेंस के आप पूरे वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अगर आपने पिछली वीडियोस को भी नहीं देखा है तो प्लीज देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सभी वीडियोस की भी लिंक मिल जाएगी और ऐप को कैसे डाउनलोड करना है ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ऐप पर आपको पहले एक विषय की सारी वीडियोस मिलेंगी, फिर वीडियो के बाद आपको उस चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, फिर अगले चैप्टर की सारी वीडियोस मिलेंगी, फिर उसका टेस्ट मिलेगा। इस तरीके से हमने पूरा सेटअप किया है कि आपको समझने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।